हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, तो जनरल स्टडीज 1 के हिसाब से एक नथुला पास के बारे में जानेंगे। नथुला पास अभी न्यूज में था। डिटेंशन सेंटर्स जो अभी आप न्यूज में देख रहे हैं कि NPR के अगेंस्ट में, NRC के अगेंस्ट में तो डिटेंशन सेंटर का चल रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी रिलेटेड है। ये जो अभी डिटेंशन हुआ है, ये अभी जो NPR के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ है CA के अगेंस्ट में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। नेक्स्ट है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये अभी न्यूज में था। गवर्नमेंट ने अभी इसको कम किया है, कुछ एलिमिनेट किया है कुछ ट्रांजेक्शन पे, इसको हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स, ये RBI ने नोटिफिकेशन नया इशू किया है इसके बारे में, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट है आपका जो लास्ट आर्टिकल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये जो है अभी अमिताभ बच्चन को मिला है, तो इसके बारे में जानेंगे कि अवार्ड क्या है, इसके अंदर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला नथुला पास की मैंने ऑल इंडिया रेडियो में एक आर्टिकल था, उससे लिया है। इसमें था बेसिकली न्यूज में था कि 1500 टूरिस्ट जो है उनको रेस्क्यू किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा में, सिक्किम में, जो नथुला पास पे फंसे हुए थे। तो ये हम जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम नथुला पास के हम जानेंगे कि आपको प्रीलिम्स में या किसी भी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नथुला पास क्या है, बेसिकली जो है ये पास है। पास आप समझते हैं जो माउंटेन रेंजेस क्रॉस करने के बीच में होता है। तो ये हिमालय में ये पास है जो सिक्किम, जो इंडियन साइड उसको कनेक्ट करता है चुम्बी वैली से और फिर तिब्बतन प्लेटिंग इन चाइना। तो ये कनेक्शन है सिक्किम इधर से और चाइना में चुम्बी वैली में। और ये बेसिकली वन ऑफ 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है। 2 और है इसके अलावा, इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच में। एक है सिपकीला, ये जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है लिपू लेक, ये है आपका ना, ये ट्रांजैक्शन ऑफ उत्तराखंड में है, और ये ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो ये 3 बेसिकली मेजर ट्रेडिंग पोस्ट है। नथुला पास जो है पहले बंद हो गया था बीच में चाइना के साथ, ये बाद में फिर 2006 में इसको खोला गया टू शॉर्टन द ट्रेवल डिस्टेंस। ये पिलग्रिमेज जो है आपको साइड में, उसको डिस्टेंस शॉर्ट करने के लिए टूरिस्ट के लिए इसको खोला गया था, और इंडो चाइना ट्रेड को बूस्ट करने के लिए खोला गया था, क्योंकि ये चाइना ट्रेड को काफी बूस्ट करता है। और ये वन ऑफ द 5 ऑफिशियली एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट, तो जो उस साइड के बॉर्डर आर्मी है पीपुल्स रिपब्लिक चाइना के और इंडिया के आर्मी के, उनका ऑफिशियल मीटिंग पॉइंट है ये तरह से। और भी 4 इसके अलावा है। तो ये मैप है, आपको है ना काफी हेल्प होगा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ ये नथुला, ये सिक्किम आप देख रहे हैं, ये चुम्बी वैली हो गया, तो ये नथुला पास है यहाँ पर, और ये मानसरोवर लेक यहाँ पर है। तो ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आर्टिकल को मूव करते हैं डिटेंशन सेंटर पे। डिटेंशन सेंटर भी काफी न्यूज में है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम डिटेंशन सेंटर नहीं खोलेंगे, कुछ ने खोला है आसाम में, जैसे कि आपने देखा है। तो डिटेंशन सेंटर की है क्या, तो ये बेसिकली हिंदू से हमने लिया है। फ्रीक्वेंटली लाइक क्वेश्चन, जाके आप ये लिंक क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली डिटेंशन सेंटर जो है, ये डिटेंशन जैसे नाम से समझ आता है, किसी को डिटेन किया गया है, उसको रखने के लिए डिटेंशन सेंटर एक तरह से बनाया गया है। तो किसको रखा जाएगा इसमें, बेसिकली जो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में जो ना आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जो फॉरेन नेशनल्स है जो इलीगली यहाँ रह रहे हैं, मतलब कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीजा नहीं है या वीजा एक्सपायर कर गया है, तो उनको जो है वो डिटेन करने का पावर है, डिपोर्ट करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946। और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर है आर्टिकल 258(1) के अंदर में। तो ये इसके अंदर जिसको आप डिटेन करेंगे उसको आप कहाँ रखेंगे, तो वो डिटेंशन सेंटर उसके लिए बनाया गया है। इसमें भी और NRC के केसेस में भी, जो आसाम में हमने देखा, टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ कन्विक्टेड फॉरेन नेशनल्स। ये MHA ने गाइडलाइन दिया था स्टेट यूनियन टेरिटरी को 1998 में, कि जो कन्विक्टेड फॉरेन नेशनल है, जिसको कन्विक्ट किया गया है, फिर रिलीज किया गया है, पर आफ्टर उनको जेल में रखा गया, फिर उसको रिलीज कर दिया गया, एंड कन्फाइन देम टू डिटेंशन सेंटर कैंप्स। तो इसको उनको कन्फाइन करने के लिए डिटेंशन सेंटर में रखिए आप। जो कन्विक्टेड नेशनल्स है, जिनको जेल टर्म हुआ था, फिर जेल टर्म खत्म करके जेल से छूट के वो बाहर घूम रहे हैं, उनको आप डिटेंशन सेंटर रखने के लिए गवर्नमेंट का गाइडलाइन था 1998 में, जब तक कि उनको दूसरी कंट्री से कंफर्मेशन नहीं आता जहां के वो नेशनल्स है। तो ये डिटेंशन सेंटर, ये ओवर स्टेइंग इन वीजा टर्म से मैंने कहा, अगर आप वीजा टर्म के बाद रह रहे हैं उस केसेस में भी डिटेन किया जा सकता है फॉरेनर्स को, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं है, और उनको इसमें रखा जा सकता है। और ये 2019 में इसको है ना मॉडल इसका सर्कुलेट किया गया था स्टेट के साथ। तो किस स्टेट्स में डिटेंशन सेंटर है अभी, एक दिल्ली में है आपका, जो है ना लामपुर ऑन द आउटस्कर्ट, एक मापुसा गोवा में सेटअप किया गया है फरवरी 7 को इसी साल में। राजस्थान में एक
सेंट्रल जेल अलवर सेंट्रल जेल के अंदर में ही है एक, और पंजाब ये इसमें यहाँ पे कोई सेंट्रल अलग से सेपरेट डिटेंशन सेंटर नहीं है, सेंट्रल जेल में इनको रखा जाता है अगर फॉरेनर्स को डिटेन किया जाता है तो। और नेक्स्ट जो आपका है आउटस्कर्ट ऑफ कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु में एक सेटअप करने का है, ये जनवरी 1 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली अभी जो है डिटेंशन सेंटर कहाँ का है वो है आसाम में, जैसे अभी जो हुआ था ये आपका एनआरसी, तो इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स को डिक्लेयर किया गया था, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में वो गए थे, तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाएंगे और 6 डिटेंशन सेंटर ही आसाम में सेंटर डिटेंशन सेंटर है उसमें उनको रखा गया था। तो आसाम में डिटेंशन सेंटर है यहाँ पे फॉरेनर्स को बेसिकली जो एनआरसी वहां पे हुआ है उसके बाद इसको रखा गया, पहले भी इनको काफी रखा गया। तो ये है डिटेंशन सेंटर, बेसिकली जो फॉरेनर्स है उनको जो इलीगली रह रहे हैं इंडिया में या जिनका वीजा टर्म एक्सपायर हो गया या फिर जो कन्विक्टेड रहे हैं उनको डिटेन करके उनको जब तक उनका डिपोर्टेशन नहीं होता है तब तक उनको जो है इंडिया में रखने की प्रावधान जो है वो डिटेंशन सेंटर में रखने का है। तो ये है बेसिकली डिटेंशन सेंटर का क्रक्स। नेक्स्ट हम आर्टिकल मूव करते हैं, नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो है आपका एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, ये अभी न्यूज में था क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो आपने देखा ऑल इंडिया नेशनल वाइड, उसमें कुछ माइनर्स भी इन्वॉल्व थे जो 18 ईयर से कम लोग थे, चाहे स्पून पेल्टिंग में हो, पत्थरबाजी में हो या फिर कुछ और वायलेंस में हो, तो उनके केसेस में इस कमीशन ने उनको स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी दिया था कि आप कैसे रखें क्या करें उनको। तो इसी के बारे में है ये, पहले हम देखेंगे कि कमीशन है क्या। बेसिकली ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, क्योंकि ये एक लॉ के अगेंस्ट बनाया गया था, पार्लियामेंट्री लॉ से इसको बनाया गया है, इसीलिए हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में होता, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया होता तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अगर ये कोई भी नहीं होता तो हम इसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं या कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो अभी क्योंकि ये इस लॉ के अगेंस्ट है, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, ये जो एक्ट है ये इसको एस्टेब्लिश करता है, तो इसीलिए हम इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। स्टेट कमीशन भी इसके अंदर में बनाया गया है, ये नेशनल कमीशन हो गया, इसी के साथ साथ स्टेट कमीशन को भी बनाया गया है। और ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में यूनियन में इसके अंदर ये काम करता है, नेशनल कमीशन इसको रिपोर्ट करते हैं एक तरह से। ऑब्जेक्टिव क्या है कमीशन बनाने का, क्या था कि बेसिकली इसे आप समझ सकते हैं नाम से कि प्रोटेक्ट प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स। तो बच्चों का जो राइट है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, जो जिनको बच्चा डिक्लेयर किया गया, चाइल्ड डिक्लेयर किया गया है, उनका जो राइट्स है उसको डिफेंड करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का, ये इसका काम है बेसिकली। और जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है उसको ये फॉलो देखता है कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, इसको इंडिया ने रेटिफाई किया है 1992 में। तो इसी जो कन्वेंशन है इसको ये फॉलो करता है बेसिकली, और देखता है कि सारे जो लॉ इंडिया में है वो सारा इसके साथ है कि नहीं, समन्वय में है कि नहीं है। और चाइल्ड इज डिफाइंड एज ए पर्सन इन द एज 0 to 18 ईयर्स, यानी 18 साल से जो कम है उसको चाइल्ड बना गया है इस एक्ट के अंदर में। अब हम आते हैं कमीशन का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें। बेसिकली इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 6 अदर मेंबर्स होते हैं, और इनका टर्म जो होता है 3 साल का टर्म होता है। और चेयरमैन का जो मैक्सिमम एज है, एज लिमिट जो है वो 65 ईयर्स है, और बाकी मेंबर्स के लिए 60 ईयर्स है मेंबर्स के लिए। और उसके साथ ही साथ इसमें और भी है कि एटलीस्ट 2 जो है मेंबर जो है उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर जो है वे वीमेन होनी चाहिए, मतलब कि 6 मेंबर में से 2 मेंबर लेडीज होनी चाहिए, बाकी 4 मेंबर लेडी और जेंट्स दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। और रिमूव करने का भी प्रोविजन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको रिमूव कर सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये प्रोटेक्शन नहीं है कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन टर्म्स इसको रिमूव कर सकती है। अब वहां पे पावर फंक्शंस क्या क्या है, बहुत ही बड़ा पावर इनका सेफगार्ड, जो जितने भी लॉज है इंडिया में तो उसको देखना, रिव्यू करना कि वो जो चाइल्ड राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डेंस में है कि नहीं है, और उसके साथ मेजर्स रिकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि आप यहाँ चेंजेस कीजिए, ये यहाँ पे ठीक नहीं है, ये यहाँ पे गलत है, तो उस चीज को रिकमेंड भी करता है। तो ये बेसिकली काम है इसका। दूसरी बात है उसका स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है या जो इंडिया ट्रीटी साइन करती है दूसरे देशों के साथ, उसमें उसको देखना कि वो क्या पॉलिसीज है चाइल्ड राइट को लेकर के वो उसको सही से लेता है कि नहीं, उसको कहीं ना वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो ये इसका ये भी काम है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर ये चाइल्ड राइट्स को लेकर के इंडिया की जो पॉलिसी है, गाइडेंस है, वो सही है कि नहीं है।
उसके साथ ही साथ वो रिपोर्ट करता है एनुअली या उसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके पास और भी पावर है कि ये कंप्लेंट्स को इंक्वायर कर सकता है सो मोटो, ये को नोटिस ले सकता है, मतलब अपने आप में ही। सो मोटो मतलब हो गया कि जरूरत नहीं कोई पिटीशन फाइल करे, अब खुद ही वो किसी अगर उसको दिखता है, कोई न्यूज में आता है, उसको कोई पता चलता है कि वायलेशन हो रहा है टाइल लाइट का, तो उसको वो खुद ही उसको नोटिस में लाके उसको इंक्वायर कर सकता है। उसमें देख सकता है कि वहां पे वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां पे क्या कंप्लेन है। डिप्रीवेशन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट, ये अगर केसेस है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, अगर लॉ जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सही तरीके से। नॉन कंपेयर्स पॉलिसी डिसीजन से, पॉलिसी डिसीजन या गाइडलाइन जो है कमीशन का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कहीं वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। तो इस सारे मैटर पे वो जो कमीशन है, या तो कोई उसको कंप्लेन है, या तो सो मोटो ही अपने आप ही वो इस चीज को अपने आप ही इसको लेकर इंक्वायर कर सकता है ऐसे इश्यूज को। और इसको पावर दिया गया सिविल कोर्ट का, जब वो इंक्वायर कर रहा होता किसी केसेस को, किसी केस में, तो उसको सिविल कोर्ट का पावर मतलब कि वो किसी विटनेस को कॉल कर सकता है, एविडेंस को है ना वो चेक कर सकता है, एविडेंस मंगा सकता है उस केसेस में। तो इस तरह से सिविल कोर्ट का पावर दिया गया, तो हम कह सकते हैं इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी में भी ये आ सकता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी अगर आपको आता है तो क्वासी जुडिशियल बॉडी में भी इसको आप रख सकते हैं एक तरह से। और प्रोहिबिटेड, लेकिन इसको नेशनल कमीशन जो है, अगर स्टेट कमीशन ने पहले से कोई इंक्वायरी करी किसी सब्जेक्ट में, तो नेशनल कमीशन उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा, या कोई और अगर कमीशन जो है वो अगर इंक्वायरी कर रहा है इसमें, तो नेशनल कमीशन उसको फिर इंक्वायरी नहीं करेगा उस समय तक। और इसको उसके ये तो इस एक्ट के अंदर में है। उसके अलावा जो पॉस्को एक्ट है आपका, उसके अंदर भी इसको पावर दिया गया है कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, पॉस्को एक्ट कहीं पे गाइडलाइन वायलेट तो नहीं हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो राइट टू एजुकेशन है आरटीई, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन का दिया गया है प्रावधान, उसको भी ये देखता है कि वो उसमें जो सेफगार्ड्स हैं उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज को भी ये एक तरह से देखता है, मॉनिटर करता है राइट टू एजुकेशन को। जैसे हमने कहा एनुअल रिपोर्ट दिया जाता है, इसको सबमिट करती है बॉडी कमीशन है सेंटर को, स्पेशल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ रिकमेंडेशन है इनका, कुछ रिपोर्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया जाएगा। और ये जो रिपोर्ट्स है ये रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, मतलब कि अगर पार्लियामेंट में और स्टेट के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेचर में इसको रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके साथ ही साथ एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन, तो अगर रिकमेंडेशन जो कमीशन ने दिया है उस पे गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है ये भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप गवर्नमेंट जो उसको छिप नहीं सकती है कि नहीं है ना, उसको बताना ही होगा कि अगर रिकमेंडेशन दिया था नेशनल कमीशन ने तो उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, क्या रीजन था। उसके बाद हम आते हैं डिटेंशन जो हुआ है, उसमें है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आता है, अभी जो हमने देखा डिटेंशन के बारे में। इसमें कहा गया है कि अगर कुछ चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में अगर किसी को पकड़ा जाता है, ये किसी चाइल्ड को, तो उसको जो है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के अंदर रखा जाए, या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो है उसके अंदर उसको रखा जाए, जनरल पुलिस स्टेशन में रखना उसको, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना है उसको, चाइल्ड को। ये नॉर्मल कोर्ट नहीं है, ये अलग, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट अलग होता है एक तरह से। और इन नो केसेस इसको जो है आपको पुलिस लॉकअप या जेल में नहीं रखना है बच्चे को। अगर आप डिटेन भी करते हैं, मान लीजिए अभी वायलेंस हुआ, उस पर किसी मानव को आपने डिटेन भी किया है, तो उसको आपको जेल में नहीं रखना है, बल्कि कहाँ रखना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो है उसको, उसके सामने, उसके साथ उसको रखना है, और 24 घंटे के अंदर अंदर जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना है। तो ये है जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको है ना पढ़ सकते हैं। कमीशन के बारे में, स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में कभी सब्जेक्टिव आंसर्स भी आ सकता है, तो इसको ये क्या बॉडी है, या फिर ये ऑब्जेक्टिव में आप कर सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये ऑब्जेक्ट एक आप रख सकते हैं, इसको ध्यान रखें। और उसके बाद फिर किस एक्ट के अंदर में आता है, यूएन कन्वेंशन कौन सा है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आपको यूज होगा, तो काफी ध्यान से इसको रखें। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे आते हैं, दूसरा है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है। अभी जो इसका न्यूज में था कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि रुपए और यूपीआई प्लेटफॉर्म से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन, तो उसमें जो है एमडीआर नहीं लगेगा फ्रॉम 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर 2020। तो 1 जनवरी से अगर आप रुपए या यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करके किसी डिजिटल ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो उसमें आपको एमडीआर नहीं देना पड़ेगा।
और इसको जो है एक तरह से इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा थोड़े दिन में। और नाउ ऑल कंपनी विद टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज और मोर, 50 करोड़ या जिससे ज्यादा का जिस कंपनी का ट्रांजेक्शन है, तो उनको मैंडेट किया गया है कि आप पेमेंट ऑफ रुपे डेबिट एंड यूपीआई क्यूआर कोड का पेमेंट का ऑप्शन दे अपने कस्टमर को। मतलब कि आपके ना जो दुकान है या आपका जो शॉप है, वहां पे आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि कस्टमर जो है रुपे डेबिट कार्ड से या यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट कर सके। ये आपको करना ही करना है, जो भी कंपनी इस रेंज में आती है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है। ये बेसिकली क्या है, जो कॉस्ट पेड बाय मर्चेंट। तो मर्चेंट कौन होगा, जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेसमैन है, जहां पे आप दुकान में खरीदने जाते हैं, तो वो मर्चेंट को जो है, अगर आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको एक अमाउंट जो है वो बैंक को देना पड़ता है, ये पेमेंट एक्सेप्ट करने के। जो बैंक जिस बैंक का कार्ड आप यूज कर रहे हैं या जिस बैंक का वो पीओएस यूज कर रहा है, तो उसको वो देना पड़ता है, तो उसे हम एमडीआर करते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। स्पेशल परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट। ये कैसे डिसाइड होता है, परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि 0.1% लिया जाएगा, 0.2% लिया जाएगा, ऐसा कुछ परसेंट 1% लिया जाएगा। तो ये परसेंटेज होता है इसका कि जितना अमाउंट ट्रांजेक्ट होगा उसका 1% जो है वो बैंक को जाएगा। यानी वो मान लीजिए 1% अगर एमडीआर है तो 98% जो है वो दुकानदार को पास जाएगा और 1% जो बैंक के पास जाएगा। ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है, जिसमें आप क्यूआर कोड से अगर आप कर रहे हैं या फिर आप है ना पेटीएम से या फिर आप कुछ है ना क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है, ये एमडीआर, ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 3 स्टेक होल्डर है इसके। एक है बैंक जिसने ट्रांजेक्शन किया, मतलब आपका कार्ड मान लिया आईसीआईसीआई बैंक का है, एसबीआई बैंक का है, तो वो जो बैंक है उसको एक पार्ट जाएगा। दूसरा पार्ट किसको जाएगा, जो पीओएस मशीन, जहां आप देखते हैं, आप दुकान में जाते हैं तो एक ना स्वाइप मशीन होता है, उस मशीन जो बैंक, उसमें एक बैंक का लेवल चिपका होता है, तो वो जिस बैंक का मशीन है, वेंडर का है, उसके पास एक अमाउंट जाएगा, एक पार्ट उसके पास जाएगा। तीसरा पार्ट जाता है कार्ड नेटवर्क, जैसे आपका कार्ड वीजा कार्ड है, आपका मास्टर कार्ड है या फिर रुपे कार्ड है, तो ये तीसरा पार्ट जो है उनको जाएगा, कार्ड नेटवर्क को। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। एक स्मॉल अमाउंट है परसेंटेज के बेसिस पर, लेकिन जो इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनको काफी पैसा मिलता है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए पेट्रोल पंप पे 100 रुपए का स्वाइप किया, 100 रुपए पेट्रोल भराया, तो बैंक जो है उसमें से 1%, 1% मतलब कि काट लेगी, और जो पेट्रोल पंप ओनर है, जो मतलब कि जो मर्चेंट है, उसको 99 रुपए मिलेगा। और जो 1 रुपए है, ये किसमें शेयर होगा, हमने कहा, एक तो कार्ड इशूइंग बैंक, जो बैंक जिसने कार्ड इशू किया, आपका बैंक, अब कार्ड के ऊपर दिखा होगा एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, तो उस बैंक को जाएगा। पेमेंट नेटवर्क को जाएगा, मतलब अगर आपका वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, उसको जाएगा। तीसरा जो पार्ट है वो पीओएस मशीन, जिसमें आपने स्वाइप किया है, वो किस बैंक का है, किस वेंडर का है, इस बैंक का होगा, उसको एक पार्ट जाएगा। तो ये 3 पार्ट में बढ़ता है। तो एक तरह से दुकानदार को जो है 1% जो है कम मिल रहा है, और बाकी 1% जो है बैंक को जा रहा है। तो अभी जो प्रपोज किया गया है कि एमडीआर जो है इसको 0 कर दिया जाएगा, ताकि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। एक आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है कि सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको आरबीआई ने रिलीज किया इसका स्पेसिफिकेशन। तो हम जानेंगे ये है कि क्या होता है, क्या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आप जनरली यूज करते हैं, पेटीएम हो गया, अमेजन पे हो गया, ये सारा प्रीपेड वॉलेट जो एक तरह से है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिकली स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें आरबीआई ने इशू किया है कि ओनली फॉर परचेज, इसका लिमिट क्या होगा, 10,000 तक का, मतलब 10,000 तक का ही आप मंथली जो है इसमें परचेज कर सकेंगे। इस वॉलेट का लिमिट जो होगा अभी मंथली जो होगा 10,000 ही होगा। आप वॉलेट में देखते हैं 1 लाख तक होता है, तो इसमें जो है आपका सेमी क्लोज जो होगा उसमें सिर्फ 10,000 तक का होगा। इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये बैंक या नॉन बैंक भी है, उसको वो इशू कर सकता है, कोई भी इशू कर सकता है। इसमें मंथली जो पेमेंट है वो आपका मंथली जो अमाउंट इसमें अपलोड कर सकेंगे इस वॉलेट में, वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी साल भर में कितना हो गया, 1,20,000। और एक बार में जो पेमेंट आप कर सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब मंथली बेसिकली ग्रोसरीज के लिए है, अगर आप कहीं जाते हैं ग्रोसरीज खरीदने के लिए आता है, उसमें आपको उसके लिए ये बेसिकली लाया गया आरबीआई ने इजी करने के लिए। ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट फॉर फंड ट्रांसफर, मतलब फंड ट्रांसफर आप एक से दूसरे में नहीं कर सकते हैं इस पीपीआई के यूज करके। बहुत सारे में आप अभी ट्रांसफर करने का है प्रोविजन, लेकिन इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिटेल पेमेंट परचेज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है।
तो बेसिकली ये जो है फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट दी वैल्यू स्टोर्ड इन सच इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्री लोडेड वॉलेट हो गया, आप तरह से वॉलेट जब रखते हैं इस तरह से वॉलेट जैसे पैसा आपका रहता है, उसी तरह से जो पेटीएम है, अमेजन पे, इसमें आप कुछ पैसा लोड करते हैं, उसके बाद उसको खर्च करते हैं, उसी तरह से ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उसे ही कहते हैं। प्रीपेड मतलब जैसे आपका जो मोबाइल डेटा कार्ड होता है कि प्रीपेड है, पोस्टपेड है। प्रीपेड क्या हो गया, आपने पैसा पहले लोड कर दिया, उसके बाद उसको आप खर्च कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी है कि पहले आपने उसमें वॉलेट में पैसा डाल दिया उसमें, उसके बाद आप उसको खर्च कर रहे हैं, जितना आपने लोड किया है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मे बी इशूड एज कार्ड्स, कार्ड के तरह इशू होता है। वाउचर आप देखते हैं, कार्ड लिमिटेड कार्ड होता है आजकल इशू होता है। वॉलेट हो गया आपका जो पेमेंट है, पेटीएम है, अमेजन पे है, आपका मूवी क्विक है, एनी सच फॉर्म इंस्ट्रूमेंट। आप पेपर वाउचर के बेस में आप नहीं कर सकते हैं, इशू नहीं होता है अभी। तो ये दो बेसिकली मेथड है जो आप जनरली लोग यूज करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि आईएमपीएस जो आप यूज करते हैं, आपका बैंक में पैसा है वो जाता है, आधार नियमन पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई है, अमेजन पे है। तो ये सारा एग्जांपल है जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का। अब इसका 3 टाइप होता है बेसिकली, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। क्लोज्ड क्या हो गया, बेसिकली आप उसी एंटिटी का जो जिसका है उसी में आप अपना काम कर सकते हैं। मान लिया आपने पेटीएम का वॉलेट लिया तो उसी से जो गुड्स है, उसके जो प्लेटफॉर्म पे जो गुड्स है उसी को आप खरीद सकते हैं, उससे कहीं और उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सर्विस जो है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्लोज्ड पेमेंट सिस्टम हो गया। इस तरह से सेमी क्लोज्ड क्या हो गया, जैसे हमने देखा कि एट ए ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट, मतलब उसमें आइडेंटिफाई कर दिया कि कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कैश विड्रॉवल अलाउ नहीं है, इसमें फंड ट्रांसफर या कैश विड्रॉवल आप इसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। ओपन सिस्टम क्या है, इसमें कैश विड्रॉवल भी अलाउ है एटीएम से, पॉइंट ऑफ पीओएस पे। जैसे कि आप कार्ड समझ लीजिए, आपका जो डेबिट कार्ड है इस तरह से वो ओपन सिस्टम में आ जाएगा आपका, ओपन सिस्टम पीपीआई में, क्योंकि उसमें उससे आप है ना बैंक एटीएम से कार्ड पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, उस डेबिट कार्ड से आप कहीं पे पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी राशन की दुकान में, किसी मूवी थिएटर में, किसी रेस्टोरेंट में। तो इस तरह से वो ओपन सिस्टम में आ गया। सेमी क्लोज हो गया, जिसमें कि आप है ना जो वॉलेट्स है एक तरह से जिसको आप कैश विड्रॉवल के यूज नहीं कर सकते हैं। और क्लोज सिस्टम आ गया आपका, जिसमें कि सिर्फ आप उसी ट्रांजेक्शन, उसी के ना एंटिटी में आप पेमेंट उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के पीपीआईज हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आपका काम आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल पे, ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये जो अभी दिया गया है अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को इनको दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अभी 66 दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी कल ही दिया गया था 29 दिसंबर को। तो इसमें ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है क्या, बेसिकली ये बेसिकली एक एनुअल अवार्ड है, मतलब हर साल दिया जाता है, एनुअली दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। किसी एक्टर को या किसी म्यूजिशियन को, किसी डायरेक्टर, किसी को भी जिसने इंडियन सिनेमा में, गवर्नमेंट को लगता है या कमेटी को लगता है कि इंडियन सिनेमा में उसने लाइफ टाइम एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इसको माना जाता है, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। इसके ये जो अवार्ड दिया जाता है, इसमें आप एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस मेडल है एक तरह से, एक सॉल दिया जाता है और एक 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है इसमें। तो ये 3 इस अवार्ड का पार्ट है। ये ऑब्जेक्टिव में आप याद रख सकते हैं, इसको याद ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है। ये 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। अब पहली जो अवार्डी थी वो देविका रानी करके थी, और ना ये बेसिकली नेशनल फिल्म अवार्ड के बाद में दिया जाता है, उसके साथ भी दिया जाता है पहले। और दादा साहब फाल्के कौन थे, बेसिकली ये इनका पूरा नाम था दुंदीराज गोविंद फाल्के। ये ना फर्स्ट साइलेंट फिल्म जो था राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने बनाया था। इन्होंने पहली बार ये फिल्म है इंडिया की पहली फिल्म, फुल लेंथ फीचर फिल्म, ये इन्होंने ही बनाया था। इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। तो ये दादा साहब फाल्के के बारे में हो गया, और बाकी ये है अवार्ड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्विजेस पे। कुछ ना इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स का क्विज है बेसिकली, जो हमने पढ़ा अभी। तो पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय वीमेन। तो जो लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट किसी वीमेन के द्वारा किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पे है? क्रिस्टीना कोच, पेगी विस्टन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। इसका सही आंसर आपका है क्रिस्टीना कोच। ये अभी नासा एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने अभी लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। ये पहले जो रिकॉर्ड था 288 डेज का था, पेगी विस्टन के नाम पे 2017 में। अभी इन्होंने जो है 300 दिन से इनका ऊपर हो जाएगा, ये जब लौट के आएंगी।
अभी ये ऑन बोर्ड ही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन बोर्ड ही है, मतलब अभी वो उसी में है। 14 मार्च 2019 से वो उस पे अभी है स्पेस फ्लाइट पे। तो ये आपका याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच, और ये नासा के एस्ट्रोनॉट है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो पढ़ा मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, इसके बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य है, सही है। एक है पहला, इट इज पेड बाय बैंक टू मर्चेंट शॉप ओनर। दूसरा है बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक्सपेक्ट एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये देखिए, आप पहला जो है बैंक इसको पे नहीं करता, बल्कि उल्टा है, मर्चेंट जो है वो बैंक को पे करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए सिर्फ है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में, क्योंकि जब आप कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट का प्रोविजन ही नहीं है, अगर कैश में पे कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इट इज स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये सही है। ट्रांजेक्शन अमाउंट का हमने कहा 1% होगा या 0.1% होगा, तो ऑल ऑफ द भी गलत है, क्योंकि ये भी तो गलत है, तो ऑल ऑफ द भी गलत है। तो ये एक सही आंसर है, ऑप्शन सी। इसी के बारे में हमने बताया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्यूआर बेस्ड ट्रांजेक्शन के लिए है और पेड बाय मर्चेंट टू द बैंक। नेक्स्ट हम आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो हमने देखा उसके बारे में है। अवार्ड कब स्टार्टेड इन द ईयर 1947, कैश प्राइज ऑफ 1 लाख एंड फर्स्ट अवार्डी ऑफ दिस अवार्ड वाज देविका रानी। तो इसमें क्या सही होगा, 1969 में इसको किया गया था, तो 1947 ये गलत ऑप्शन है। 10 लाख का अवार्ड है, इसमें 1 लाख लिखा गया, ये भी गलत ऑप्शन है। और पहली अवार्ड ये सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 ओनली 3 ओनली, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF के बारे में सुना होगा काफी, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और बाकी जो न्यूज में था अभी। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। FATF सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट UN हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, क्या ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री अंडर FATF ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान से इकलौता देश है FATF का ग्रे लिस्ट में। FATF but established in the year 1969 at the initiative of G7, 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था G7 के कहने पर, इनिशिएटिव पर, या नॉन ऑफ दी अबव। इसमें क्या सही होगा, तो पहला जो आपका है UN हेडक्वार्टर में, ये गलत है। ये जो है आपका पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हाउस इन US OCD हेडक्वार्टर इन पेरिस में इसका सेक्रेटेरिएट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। पाकिस्तान द ओनली कंट्री में FATF ग्रे लिस्ट, ये भी गलत है। अभी तकरीबन 12 देश जो है इसके अंदर ग्रे लिस्ट में है, मतलब पाकिस्तान के अलावा 11 और ऐसे देश हैं जो FATF के ग्रे लिस्ट में आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1969, तो ये भी गलत है। 1969 एट द इनिशिएटिव ऑफ G7, ये आपका सही है, क्योंकि ये G7 के समिट में एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में पेरिस में, तो ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट हम आते हैं पैका रिवेलियन के बारे में। ये क्वेश्चन है, पैका रिवेलियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में पैका रिवेलियन हुआ था, किस स्टेट से एसोसिएटेड है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में इसको पहली बार इसका हुआ था, उड़ीसा स्टेट से सॉरी रिलेटेड है ये। पैका बेसिकली जो थे ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग मिलिटियाज, ये जो थे लैंड ओनिंग मिलिट्री थी उड़ीसा में। ये बेसिकली जो क्या कहते थे ना, जो वहां के किंग थे उनको मार्शियल सर्विस, मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं, मिलिट्री सर्विस देते थे, मिलिट्री का सर्विस देते थे वहां के किंग को, इन रिटर्न फॉर रेंट फ्री लैंड। तो उसके रिटर्न में उनको जो है ना, किंग जो है वहां के राजा जो थे उनको लैंड देते थे, उनका टाइटल देते थे। ये 16th सेंचुरी ऑफ उड़ीसा में होता था ये चीज, तो ये उनको पैका कहा जाता था। और ये बेसिक रिवेलियन जो है, जब ब्रिटिश उन्होंने कन्क्वेयर किया यहाँ पे, लैंड रेवेन्यू चेंज किया, तब ये रिवेलियन हुआ था। और उसका जो है ना, ये किंग, उस समय किंग ऑफ खोरदा मुकुंद देव टू, ये इन्होंने लेड किया था पैकास टू ज्वाइन द अपराइजिंग। बख्शी, जगतबंधु, विद्यार्थ, महापात्रा, ये जो थे हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल, ये पैका जो थे, इनके अंदर में ये रिवोल्ट जो हुआ था, ये देख सकते हैं लीडर थे रिवोल्ट के। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स और क्विजेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और है ना शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और IQ ज्ञान वेबसाइट पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स के आर्टिकल देख सकते हैं और बाकी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आप उसमें पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।